सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक जीपीएस स्टडी सेंटर। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पे मैं लेकर आया हूँ क्लास इलेवंथ का लेकर आया हूँ होम साइंस। क्या कौन सी सब्जेक्ट फ्रेंड? होम साइंस, जिसका एग्ज़ाम अगले दिन होने वाला है। ठीक है, उसी को मैं लेकर आया हूँ अगले दिन का तैयारी में। ठीक है, तो यार होम साइंस जिन जिन लोगों का है वो लोग यार ज़रूर से इस वीडियो को देखना, और जिन लोगों का नहीं है वो नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। और उससे पहले एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। ठीक है, क्या कर दो? लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लाइक करने में किसी भी प्रकार का आपको पैसा नहीं लेने देने को पड़ता है हमें, और ना ही सब्सक्राइब करने के लिए हमें कोई पैसा देना पड़ता है आपको। ठीक है, तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो वीडियो रेगुलर मिलेगा, और वीडियो को लाइक करोगे तो यार मुझे पता चलता है कि आप लोग कितने अच्छे वीडियो देखते हो, कितने आप लोग अच्छे लगते हैं या नहीं। ठीक है, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए लाइक कर दो अभी, तभी स्टार्ट मैं करवाता हूँ। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग लाइक कर दियोगे। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, किशोर अवस्था शब्द से बना है। किशोर अवस्था किस शब्द से बना है? शब्द किस भाषा का शब्द है? यहाँ पे दो प्रश्न पूछा जाता है। शब्द से बना है, किस शब्द से बना है और किस भाषा से बना है। यानी कि प्रश्न को क्या किया गया, थोड़ी सी घुमा दी गई। प्रश्न एक ही है लेकिन यहाँ पे दो प्रश्न के जैसा लग रहा है। किशोर अवस्था जो है वो किस शब्द से बना गया है या फिर किस भाषा से लिया गया है। तो जो शब्द है वो कौन सी शब्द है? लैटिन भाषा से है। और जो शब्द है, यानी कि जो शब्द है वो कौन सी शब्द से लिया गया है? तो जो लिया गया है शब्द एडलोसिन है। एडलोसिन है, क्या है? एडलोसिन्स। ठीक है, एडलोसिन शब्द से लिया गया है, और जो भाषा है वो लैटिन भाषा है। ठीक है, एडलोसिन है और लैटिन भाषा है। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न पूछा गया, किसी अवस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं। किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं? तो किस अवस्था को कहते हैं? उत्तर इसका हो जाएगा किशोर अवस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं। व्यक्ति के वंशानुगत शारीरिक मानसिक गुणों के वाहक कौन है होता है? वाहक कौन होता है? तो इसका आंसर आगे देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा जीन्स हो जाएगा। जीन्स यहाँ पे जीन्स हो गया लेकिन जीन होगा। जीन जो होता है, साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, जिन जिन लोगों ने क्लास 10th में जो अच्छे से साइंस पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सोयाबीन से प्राप्त प्रोटीन किस श्रेणी का होता है? सोयाबीन से जो हम लोग को प्रोटीन होता है वो किस श्रेणी से होता है? तो किस श्रेणी से होता है? तो उच्च श्रेणी से होता है। जो यहाँ पे आप लोग आंसर लिखोगे, सोयाबीन से प्राप्त प्रोटीन उच्च श्रेणी के होते हैं। ठीक है, आंसर थोड़ी सी लंबा लिखोगे क्योंकि यार 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पूछा गया है, मानव की सबसे ज़रूरी मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? मानव की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो भोजन होती है, और हवा भी होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे भोजन का जिक्र किया गया है, तो भोजन ही आप आंसर में वहाँ पे भी लिख देना एग्जाम में। ओके, क्योंकि ये सेट से मैंने लिया हूँ। ठीक है, और जो 6 जो क्वेश्चन है वो, दांतों तथा अस्थितियों के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक होता है? अस्थितियों का निर्माण में कौन सहायक होता है? तो कौन सहायक होता है? तो कैल्शियम तथा फास्फोरस। कैल्शियम तथा फास्फोरस जो होता है दांतों तथा अस्थियों के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो दांतों तथा अस्थियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस का तत्व सहायक होता है। ये आप लिखोगे आंसर। या फिर क्वेश्चन है वो क्या है, 7वां पूछा गया, आहार अत्यधिक क्लोरीन लेने से क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? मोटापा हो सकता है, फैट हो सकता है, यानी कि हम क्या होंगे? मोटे हो जाएंगे जब अधिक क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे। जो लोग अंडे खाते होंगे, अंडे का जो बीच में होता है, बीच का जो भाग होती है, जो फिले टाइप में होता है, वो क्या होता है? जो बीच में अंडे के पिलर टाइप में होता है, उसे जो लोग ज़्यादा खाएंगे वो क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। ये जो भाग है इसको जो खाएंगे ज़्यादातर वो क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। और अगर जिन जिन लोगों की जो इनकी शरीर पतली है उन लोगों को ये अंडे के साइड वाली जो वाइट होती है उसे नहीं खाना चाहिए, बल्कि जो बीच में होता है उसे यूज करना चाहिए। जो साइड में होता है इसे यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि ये बीच में जो येलो कलर का दिखाई देता है उसे यूज करने से क्या होता है? ज़्यादातर मोटापा होता है, क्योंकि उसमें जो होती है कैलोरीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ओके, आप लोग समझिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में जो पूछा गया है वो क्या है? नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आठवां जो प्रश्न पूछा गया है, सपोषण और कुपोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये
3 नंबर का प्रश्न है। ये जो नंबर है वो 3 नंबर का आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। 3 नंबर के अंतर्गत में रहेगा। तो देखते हैं सुपोषण के बारे में। सबसे पहले सुपोषण क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं तो उसे स्थिति को सुपोषण अथवा उत्तम पोषण की स्थिति कहते हैं। यानी कि जब हम लोग को भोजन के समय मनुष्यों को क्या होती है, आवश्यकता अनुसार, यानी कि हमें जितना आवश्यकता है उतना अगर मिल रहा है तो उस पोषण को उचित मात्रा में अगर मिलता है तो उसी पोषण को क्या कहते हैं, सुपोषण अथवा उत्तम पोषण भी कहते हैं, ठीक है। अब उत्तम पोषण द्वारा ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण करता है। यानी कि जब उत्तम पोषण यानी कि अच्छा आहार मिलेगा हम लोग को, तभी हमारा शरीर क्या होगा, अच्छे से विकास करेगा और शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, ठीक है। अब कुपोषण देखते हैं। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण का मीनिंग ये होता है, कुपोषण का शाब्दिक अर्थ है अवस्थित पोषण। यानी कि जब हम लोगों को मनुष्यों को खाने के लिए अच्छे से नहीं दिया जाएगा तो हम लोग किस चीज़ का शिकार हो जाएंगे, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। जब मनुष्यों को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते या आवश्यक से अधिक मिलते हैं तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के कारण मनुष्य के शरीर की वृद्धि, विकास एवं कार्यशीलता पर का प्रभाव पड़ता है। गंदा वातावरण, संक्रमण आदि कुपोषण स्थिति को और उग्र कर देता है। यानी कि जो कुपोषण है उसका अगर कुपोषण के जब हम शिकार हो जाएंगे तो हमारा शरीर का विकास नहीं होगा, कार्य हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये कहाँ से फैलता है? तो गंदे पानी से भी हम लोगों को शरीर में हो सकता है कुपोषण का शिकार, वातावरण से भी होता है और संक्रमण यानी फैलता भी है आदि कुपोषणों की स्थिति का और उग्र कर देता है। यानी कि बहुत से लोगों को क्या कर देता है, उग्र कर देता है। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 9वां जो है वो काफ़ी अच्छी है। देखते हैं, भोजन व कार्य क्षमता पर परस्पर संबंध क्या है? भोजन व कार्य क्षमता पर परस्पर संबंध क्या है? माने कि इन दोनों के बीच संबंध किस चीज़ का है? भोजन व कार्य क्षमता, यानी कि भोजन करने से ही हम लोग को क्या होता है, कार्य क्षमता होता है। तो यार इसमें संबंध क्या है जिससे कि हम भोजन करते हैं तो यार हम लोग को कार्य क्षमता बढ़ जाता है, या फिर भोजन नहीं करते तो कार्य क्षमता घट जाता है? इसका रीज़न क्या है, ये इस वीडियो पर इस आंसर में देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, भोजन व कार्य क्षमता। अच्छा भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और अच्छे स्वास्थ्य का एक प्रमुख लक्षण है। जो भोजन है वो अगर हम अच्छे से भोजन करते हैं, स्वास्थ्य के लिए क्या है, फ़ायदेमंद होता है जो भोजन हम लोग करते हैं। और अच्छे स्वास्थ्य का एक प्रमुख लक्षण है, अगर अच्छा भोजन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। इसका ये क्या है, प्रमुख जो है लक्षण है। शरीर की उत्तम किसाइलिता या शरीर की कार्य क्षमता। अतः भोजन पर शरीर का कार्य क्षमता निर्भर करती है, यानी कि भोजन के ऊपर ही कार्य क्षमता हमारा निर्भर करता है। सुपोषित व्यक्ति की कार्य क्षमता कुपोषित व्यक्ति की कार्य क्षमता से निश्चित ही अधिक होती है। अमेरिका में एक अध्ययन में यह देखा गया कि कारखाने के कर्मचारी जो उत्तम नाश्ता करके आते हैं अधिक काम कर पाते थे, उन्हें थकावट भी कम और देर से होती थी। यानी कि एक जो अमेरिका में कंपनी है, एक अमेरिका की कंपनी ने अध्ययन किया कि यार उसके कारखाने में क्या कुछ लोग जो है नाश्ते करके आते थे, वो लोग जो नाश्ते नहीं करके आते थे उनकी अपेक्षा जो नाश्ते करके आते थे वो क्या होते थे, अधिक देर तक काम कर पाते थे और उन्हें थकावट की भी महसूस नहीं होती थी। ओके, आप देखते हैं 10वां में है, प्रोटीन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सब, जो है काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो साइंस लिए होंगे उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। जो प्रोटीन के मुख्य साधन हैं वो कौन कौन से? तो प्रोटीन का शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से पोटिआस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ खाद्य पदार्थों में से सर्वोत्तम पदार्थ है। प्रोटीन सामग्री तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजनों में पाई जाती है। जो प्रोटीन है वो शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। और यह जो भाषा है वो किस भाषा से, ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होती है वो प्रोटिआस होती है, ठीक है।
सबसे अधिक प्रोटीन मांस, मछली, दूध व पनीर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोयाबीन, सभी दालों में, गेहूँ, मटर, चावल चावल अरारोट, बादाम, मूंगफली आदि में भी पाई जाती है। सॉरी, अखरोट था ये फ्रेंड, अखरोट था। अखरोट, बादाम, मूंगफली आदि में भी पाई जाती है। 11वां में, विटामिन सी के प्राप्ति साधन कौन कौन से हैं? विटामिन सी के जो हैं वो कौन कौन से साधन होते हैं, तो देखते हैं। प्राप्त साधन फूड सोर्स या समस्त रसेलों फलों में, विशेषकर नींबू, संतरा, आंवला, कमराक, अमरूद और चक्रोट टमाटर में पाया जाता है। सॉरी, यहाँ चक्रोट हो गया, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए अखरोट। ये जो है यहाँ पे हो जाएगा अखरोट। क्या हो जाएगा? अखरोट। क्या हो जाएगा? अखरोट हो जाएगा। ठीक है, तो अखरोट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अखरोट टमाटर में पाया जाता है। केले में भी यहाँ प्राप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। यहाँ पे केले में भी क्या होता है? प्राप्त मात्रा में विटामिन सी रहती है। हरी साग सब्जी व ताज़े फलों में, जैसे पालक, सलाद आदि, या प्राप्त मात्रा में रहता है। यानी कि पालक, साग और सलाद में भी क्या होता है? हम लोग को प्राप्त मात्रा में विटामिन सी मिलता है। अंकुरित अनाजों में यह अधिक अंशों में प्राप्त किया जा सकता है। सूखे फलों में यह बिल्कुल नहीं रहता। यानी कि जो अंकुरित फल होता है, अंकुरित जो होते हैं, जैसे कि अंकुरित हम लोग अगर सुबह सुबह अंकुरित चना को खाएंगे तो हम लोग क्या होगा? ज़्यादातर विटामिन देखने को मिलेगा, विटामिन सी की मात्रा। ओके, यानी कि किसी भी चीज़ को अंकुरित करके हम खाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा हमें शरीर में बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न में है, वृद्धि एवं विकास में अंतर समझाएं। वृद्धि एवं विकास में अंतर समझाना है। विकास तथा वृद्धि दो अलग अलग शब्द है। विकास और वृद्धि जो है वो दो अलग अलग शब्द है, जिनका अर्थ भिन्न होता है। जिन दोनों का अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है। वृद्धि आकार एवं अनुपात की बढ़ोतरी को कहते हैं। जो है वृद्धि जो है उसको क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? अनुपात। वृद्धि आकार एवं अनुपात की बढ़ोतरी होती है। आकार आने के जो हम लोगों को आकार होता है, या फिर किसी पेड़ का आकार है, या फिर फल का आकार है, तो आकार में एवं अनुपात में जो बढ़ोतरी होता है उसी को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जबकि विकास में गुणवत्ता पक्षों की बढ़ोतरी होती है। जो गुणवत्ता होती है, यानी कि विकास जब होगा तो गुणवत्ता का क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। जैसे कि मान लीजिए एक हम फल लेंगे, मान लीजिए आम का फल है, तो उसे विकास कब कर सकते हैं? जब आम पक जाएगा तो उसे हम कह सकते हैं या विकास में बढ़ोतरी हुआ है, यानी कि या विकास हो चुका है। ठीक है, वृद्धि की प्रत्यक्ष रूप से देखा या नापा जा सकता है। जो वृद्धि है उसे क्या कर सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं या फिर नाप सकते हैं। जबकि विकास के प्रत्यक्ष रूप में ना देख सकते हैं। विकास जैसे कि मैंने बोला आम पक जाएगा तो उसको हम जांच नहीं कर सकते हैं, उसके में फल मीठा है या नहीं, तो उसको क्या कर सकते हैं? नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, वृद्धि एवं निश्चित आयु तक ही होती है। उसका जो निश्चित आयु होता है, निश्चित आयु तक ही होता है। जबकि विकास जीवन के अंतिम सांस तक चलता है। जबकि विकास जो है जीवन के अंतिम सांस तक चलता है। ठीक है, वृद्धि किसी अलग विशेष के लिए होता है। वृद्धि जो है किसी विशेष के लिए होता है, एवं विकास संपूर्ण परिवर्तन को अपने में सम्मिलित करती है। इस प्रकार वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग होता है, जबकि विकास वृद्धि का अपने में सम्मिलित रहता है। ओके, जो विकास है वो क्या है? इस प्रकार से आप लोग को अलग देखने को मिलेगा और वृद्धि अलग होगा। ठीक है, जबकि विकास और वृद्धि में अपने में सीमित रहता है। जबकि दोनों में क्या रहता है? सीमित रहता है, सामान्य देखने को मिलता है, समानता कुछ कुछ देखने को मिलता है। 13वां जो है, बुनाई और विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? बुनाई और विभिन्न चरण कौन कौन से? कारघे द्वारा बनाए निम्न चरणों में की जाती है। करघे द्वारा बनाई निम्न चरणों में की जाती है। पहला तान जो है वो है, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जितना लंबा कपड़ा हो उतना ही लंबा ताने धागा को कर घरे पर कसा जाता है। ताने के सूते को हर्नेस से निकालकर
कसा जाता है। हर्निश धातु की बनी तारें होती है जिसके बीच में छिद्र होता है या फ्रेम पर लगी होती है, या जो होती है वो किस चीज़ पर बनी होती है, फ्रेम पर बनी होती है। साड़ी यहाँ पे साड़ी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, शादी हो गया। थोड़ी सी टैपिंग में कभी कभी हम लोग से भी मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साड़ी होनी चाहिए। ठीक है, साड़ी होनी चाहिए। साड़ी के लिए 2 हर्निश लोग होते हैं। अन्य बुनाई के लिए 3 से 8 बुनाई करने के लिए हैंडल एवं स्टल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अलग चीज़ बुनाई के लिए 3 से 8 बुनाई करने के लिए हैंडल एवं स्टील का प्रयोग किया जाता है। पिकिंग क्या होता है, अब पिकिंग के बारे में जानते हैं। जब स्टील बुनाई से दाईं ओर बुनाई होती है, जब स्टील बुनाई से दाईं ओर बुनाई होती है और दाएं से बाएं की ओर बुनती है तो बनने की एक लाइन पूरे होते हैं, जिसे पिकिंग कहते हैं। जब हम लोग किसी भी चीज़ को बुनाई करते हैं, जब बुनाई करते हैं तो दाएं से जब हम लोग बाएं करते हैं, दाएं से जब हम लोग बाएं तक पूरा हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, पिकिंग कहते हैं। आप लोग समझ में आ गया पिकिंग किसे कहते हैं। जब हम लोग बुनाई कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमने बुनाई शुरू किया इस जगह से इस जगह तक, तो जब बुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो इसी को हम क्या कहेंगे, पिकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, पिकिंग कहेंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट में दिया हुआ है, ब्रोटिंग किसे कहते हैं। अब मान लीजिए ब्रोटिंग, बनने के धागे को ताने में पिरोने के बाद कंघी द्वारा ठोका जाता है। इससे बनने से बनी फिक्र पहले से बनी फिक्र के नज़दीक लाई जाती है। कपड़ा सुंदर और चिकना बनता है। इससे क्या होता है, जो कपड़ा होता है वो सुंदर बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाँचवा जो है वो पाँचवा क्या है। पाँचवा में पूछा गया है, कपड़ा लपटने और धागा छोड़ना। इस प्रक्रिया में बुनाई हुई कपड़ों को बीम पर लेटा जाता है और कपड़ा बुनने के लिए तने की और धागा छोड़ा जाता है। ओके, आप देखते हैं 14वां में जो प्रश्न पूछा गया है, ऊन की तंतुओं से कितने प्रकार की ऊनी कपड़ा तैयार किया जाता है। ऊनी कपड़ा तो इन्हें बनाने के लिए छोटे तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। ऊनी कपड़ा बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, छोटी तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, जिनकी अधिक कंघी व कटाई नहीं की जाती। यानी यहाँ कताई हो गई फ्रेंड, यहाँ पे कताई हो गई, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कटाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कटाई होनी चाहिए। ओके, कटाई होनी चाहिए। ये जो वस्त्र हैं खुरदरे व मोटे होते हैं। ये जो वस्त्र हैं वो खुरदरे व मोटे होते हैं, यानी खदखुरे होनी चाहिए। यहाँ पे खदखुरा या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं खदखुरे या फिर चिकनाहट नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट में है वस्ट्रेड किसे कहते हैं। इन्हें बनाने के लिए लंबे रेशम का प्रयोग किया जाता है। वस्ट्रेड बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, लंबे धागों का प्रयोग किया जाता है। इन रेशों की कंघी तथा कटाई अच्छी तरह की जाती है। इससे बनने वस्त्र अधिक मजबूत तथा चिकनी सतह वाले होते हैं। इससे जो कपड़ा बनता है वो काफ़ी ज़्यादा चिकना होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पैंट, कोट, सूट आदि इन्हीं वस्त्रों से बनता है। जो पैंट होती है और शर्ट होती है अधिकतर यही सबसे बनता है। ओके, आप देखते तीसरा में जो है नर्मद। तीसरा में क्या है, नर्मद है। कुछ ऊनी वस्त्र फेलेट विधि से तैयार किए जाते हैं। ये वस्त्र सीधे तंतुओं से बनाए जाते हैं। तंतुओं को उचित नमी, तापमान तथा दाब से जोड़ दिया जाता है। ऐसे वस्त्र खुरदरे होते हैं जिसके नर्मद पेट आदि बनते हैं। ऊनी वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे पहले भेड़ों पर से बाल काटे जाते हैं। जो ये जो ऊन बनता है उसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, भेड़ के जो बाल होते हैं उसे काटते हैं। उसके बाद फिर इसकी छटाई की जाती है। इसके बाद फिर क्या किया जाता है, इसकी छटाई की जाती है। अगली प्रक्रिया में इन्हें छार से घोल में कई बार धोया जाता है। यानी कि जो छार होता है उसमें कई बार क्या किया जाता है, धोया जाता है, जिससे तंतु स्वच्छ व कोमल हो जाते हैं। जिससे जो उसमें गंदगी है वो स्वच्छ हो जाएंगे और कपड़ा क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, मुलायम हो जाएगी। अब इन्हें सुखाया जाता है। अब इन्हें क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। धोने व सुखाने से
तंतु धोने व सुखाने से तंतु छोड़े कड़े हो जाते हैं। जो थोड़े से क्या हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। इसलिए इन पर जो जैतून के तेल का छिड़काव किया जाता है। इसीलिए इस पे किस चीज़ का छिड़काव किया जाता है, जैतून का तेल होता है, उस तेल का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। ऊनी वस्त्र बनाने के लिए रेशम को केवल सुलझाया जाता है, लेकिन वॉस्टेड वस्त्र बनाने के लिए रेशम की धुलाई तथा कंघी की जाती है, जिससे रेशें पूर्ण रूप से समांतर हो जाती है तथा छोटे छोटे रेशम अलग अलग निकल जाते हैं। इन रेशों की पुनिया बनाकर कटाई की जाती है। इस प्रकार ऊनी धागा वस्त्र बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह क्या होता है, ऊनी वस्त्र बनाने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, जो 15वां प्रश्न पूछा गया है, जो फ्रेंड 15वां प्रश्न पूछा गया है वो काफ़ी अच्छी है, बट आप लोग यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेने लेना, क्योंकि मैं इसे अपने अनुसार से नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, अपने अनुसार से आप लोग देख लेना। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्रोत के आधार पर क्या करना है, स्रोत के आधार पर तंतुओं का वर्गीकरण करना है। तो स्रोत के आधार पर क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो आप लोग यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए, एक हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो 16वां है। 16वां प्रश्न पूछा गया है, जल अभिजेत पर टिप्पणी लिखें। जल अभिजेत पे क्या करना है, अभिदेत पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो आप लोग अपने से इसे टिप्पणी लिख लेना। ओके, तो मिलते हैं आज की नई वीडियो में, अगले वीडियो पे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग तक छूटे ना, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुँच जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, तो जिससे कि आप जाकर देख सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और उम्मीद है लाइक कर ही दिए होंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन यार जितने हमारे स्टूडेंट देखते हैं वीडियो को, उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके।